नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा छात्र हित में जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है केमिस्ट्री का, उसके आंसर जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एंड फिल इन द ब्लैंक जो है, जिसके पहले मैं 2 चैप्टर के क्वेश्चन जो है डिस्कस करवा चुका हूँ, जिसमें एक विलियन और एक हेलो एल्केन वाला चैप्टर जो है, पहला और छठा चैप्टर जो है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th चैप्टर को, जैव अणु को। तो जैव अणु, जिसमें से ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको हमारे पहले वाले वीडियो अच्छे लगे हैं और आपको लग रहा है कि यदि हमारे वीडियो विद्यार्थी हित में, छात्र हित में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और छात्रों तक पहुंचाइएगा। इस तरह बाकी के आंसर भी आपके बीच जो है बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यदि आपने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैव अणु। जैव अणु हमारा जो लेसन नंबर है 10th, 10वां लेसन जैव अणु बायोमोलिक्यूल, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से डाइसैकेराइड शर्करा है। डाइसैकेराइड शर्करा वो होती है जो जल अपघटन पर 2 मोनोसैकेराइड देती है, जो जल अपघटन पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां देती है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, पहला ऑप्शन ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, जबकि हमारे से क्वेश्चन में डाइसैकेराइड पूछा गया है। फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, इसका भी जल अपघटन नहीं होता। ग्लैक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, इसका जल अपघटन भी नहीं होता। तो हमारा आंसर है डी, सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज जल अपघटन पर एक तो ग्लूकोज देती है और साथ में फ्रक्टोज देती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटती है सुक्रोज, अतः सुक्रोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड वो होती है जो जल अपघटन पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां देती हैं। तो हमारा आंसर 4th रहेगा यहाँ, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन, दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर जो है लैक्टोज को बोला जाता है, मिल्क शुगर लैक्टोज। लैक्टोज दुग्ध शर्करा है। उसके बाद अगली बात करें, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स का अल्फा हेलिक्स संरचनात्मक लक्षण है। तो अल्फा हेलिक्स जो है प्रोटीन की संरचना होती है, पॉलीपेप्टाइड की संरचना होती है अल्फा हेलिक्स संरचना, और दूसरी होती है बीटा लहरियादार चद्दर संरचना। तो ये पॉलीपेप्टाइडों का संरचनात्मक लक्षण है, पॉलीपेप्टाइडों का यानी प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन, आरएनए की संरचना होती है। तो आरएनए एक कुंडलित संरचना होती है और डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित संरचना होती है, आरएनए एक कुंडलित। उसके बाद प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण है। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण है, तो प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड 5 कार्बन शर्करा यानी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बने होते हैं। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन है, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा ये न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अगर इसमें हम फास्फोरिक अम्ल भी ऐड कर दें, फास्फोरिक अम्ल और ऐड कर दें, तो फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। अभी फिलहाल हमारे से क्वेश्चन में न्यूक्लियोसाइड पूछा गया, तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा। फिर सुक्रोज जल अपघटन पर देता है, तो हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में ही। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से निम्न एंजाइम के उत्प्रेरकीय प्रभाव से, निम्न एंजाइम के उत्प्रेरकीय प्रभाव से स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन हो जाता है। तो माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसको याद रखने का तरीका देखो, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है और स्टार्च को अगर डाइसैकेराइड में बदलना है तो डायस्टेज एंजाइम यूज होता है, डायस्टेज एंजाइम। स्टार्च के जन्म में 2 एंजाइम यूज होते हैं, एक तो एमिलेज और एक डायस्टेज। एमिलेज जो है स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है और डायस्टेज जो है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो यहाँ क्वेश्चन में स्टार्च से माल्टोज पूछा गया है, तो डायस्टेज एंजाइम आएगा। एमिनो अम्ल जिनको शरीर में नहीं बनाया जा सकता, उन्हें आहार से लेना आवश्यक होता है, उन्हें हम आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा है आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल। टोटल
20 अमीनो अम्ल हैं, 20 में से 10 हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं और 10 हमें भोजन से लेने होते हैं। यही 10 जो होते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं, जो हमें भोजन से लेने होते हैं। फिर स्टार्च किस इकाई का बहुलक है? तो स्टार्च जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज से बना होता है, वहीं सेलुलोज जो होता है वो बीटा ग्लूकोज से बना होता है। अभी स्टार्च पूछा क्वेश्चन में तो अल्फा ग्लूकोज, अगर सेलुलोज होता तो बीटा ग्लूकोज होता। प्राणी स्टार्च के रूप में जाना जाता है, तो प्राणी स्टार्च के रूप में ग्लाइकोजन को जाना जाता है। ग्लाइकोजन प्राणी स्टार्च है जिसकी संरचना स्टार्च जैसी होती है, पर ये जंतुओं में पाया जाता है। स्टार्च जो होता है वो पादपों में पाया जाता है, इसलिए ग्लाइकोजन को प्राणी स्टार्च बोलते हैं, क्योंकि जंतुओं में पाया जाता है। निम्न में से किस शर्करा को डेक्सट्रोज के रूप में जाना जाता है? तो डेक्सट्रोज के रूप में हम ग्लूकोज को कहते हैं, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते हैं। क्या फर्क है ग्लूकोज और डेक्सट्रोज में, ये बता दूं मैं आपको। ग्लूकोज का ही दूसरा नाम डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज का ही दूसरा नाम है डेक्सट्रोज। ग्लूकोज इसको तब बोलते हैं जब ये हमारे ब्लड में अवेलेबल होती है, तब ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। और यही शर्करा अगर फ्रूट वगैरह से हम लोग ले रहे हैं तो उसको फिर डेक्सट्रोज बोलते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री से अगर हम ग्लूकोज ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोला जाता है। और जब हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये अवेलेबल है, रक्त प्रवाह में जब ये अवेलेबल है, तब इसको ग्लूकोज बोला जाता है। खैर हम लोग ग्लूकोज ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में नहीं आता? तो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है, आवश्यक या अनिवार्य है। टी वी मिल पाथ, टी वी मिल पाथ, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, वी फॉर वैलीन, तो ट्रिप्टोफैन इसमें आ गया है, तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। वी फॉर वैलीन, एम फॉर मैथोनिन, वी फॉर वैलीन भी आ गया है देखो इसमें, तो वैलीन भी आवश्यक अमीनो अम्ल है। एम फॉर मैथोनिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन, पी फॉर फेनिलएलानिन, ए फॉर आर्जिनिन, टी फॉर थ्रियोनिन, तो थ्रियोनिन भी इस श्रेणी में आ गया है। और एच फॉर हिस्टिडीन, तो ग्लाइसिन जो है वो आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। ग्लाइसिन करेक्ट आंसर है। ग्लाइसिन की एक विशेषता और भी है कि ये एकमात्र सममित या प्रकाशिक अक्रिय अमीनो अम्ल है। ऐसा अमीनो अम्ल है जिसमें किरेल कार्बन नहीं होता, यह भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वसा विलेय विटामिन नहीं है, तो विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में विलेय होते हैं। बी और सी जल में विलेय होते हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन आपको दिया गया है, सी जल विलेय है। ए, डी, ई और के वसा में घुल जाते हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में होता है परंतु आरएनए में नहीं? तो साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन, ये तो तीनों ऐसे होते हैं जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों में होते हैं। लेकिन जो थाइमिन होता है ये केवल डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। तो हमारा आंसर डी है, थाइमिन, द ऑप्शन। थाइमिन जो डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। आरएनए में थाइमिन नहीं होकर यूरेसिल होता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ये तीन जो है ना, ये वाले तीन, साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन, ये तो दोनों में ही होते हैं। आरएनए में यूरेसिल होता है, यूरेसिल, और डीएनए में थाइमीन होता है। तो अभी इसने ये पूछा है जो डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में नहीं पाया जाता, तो वो थाइमीन, देन द करेक्ट आंसर इज थाइमीन। अगला क्वेश्चन, कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी हैं, उन कणों को हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी हैं वो है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की संरचना द्विकुंडलिनी होती है। डीएनए की संरचना जो होती है द्विकुंडलिनी संरचना होती है डीएनए की। प्रोटीन में लगभग 20 विभिन्न अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। एमिलोपेक्टिन जल में, एमिलोपेक्टिन स्टार्च का बी भाग होता है और जल में ये इनसोल्युबल यानी कि अविलेय होता है। एमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होता है। ग्लूकोज की 6 सदस्यीय अवल्य जो है, ग्लूकोज की 6 सदस्यीय अवल्य वाली संरचना को पाइरेनोज संरचना कहते हैं, पाइरेनोज। और फ्रक्टोज में जो 5 सदस्यीय संरचना होती है उसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। ग्लूकोज की 6 सदस्यीय अवल्य वाली संरचना को
पाइरेनोज संरचना बोलते हैं। सुक्रोज का जल अपहरण करने पर जो चिन्ह होता है वो दक्षिण से वाम हो जाता है। इस उत्पाद को प्रतीप शर्करा कहा जाता है। प्रतीप शर्करा, इन्वर्ट शुगर। इस उत्पाद को प्रतीप शर्करा, इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शर्करा, इन्वर्ट शर्करा कह सकते हो, प्रतीप शर्करा कह सकते हो, इन्वर्ट शुगर कह सकते हो, इन्वर्ट शुगर। ग्लूकोज HI के साथ लंबे समय तक रखने पर N-हेक्सेन देता है। N-हेक्सेन देता है और यह ग्लूकोज के 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में होने की पुष्टि करती है। ये जो अभिक्रिया है ये पुष्टि करती है ग्लूकोज के 6 कार्बन जो है वो सीधी श्रृंखला में लगे हैं। तो ग्लूकोज HI के साथ लंबे समय तक रखने पर N-हेक्सेन देता है, N-हेक्सेन। लैक्टोज शर्करा को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया, दुग्ध शर्करा किसको कहते हैं, तो लैक्टोज शर्करा को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। सेलुलोज में ग्लूकोज इकाई के, सेलुलोज में ग्लूकोज इकाई के तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। तो सेलुलोज में ग्लूकोज इकाई के प्रथम कार्बन यानी C1 तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के चतुर्थ कार्बन यानी C4 के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। सेलुलोज में ग्लूकोज इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध बना होता है। विटामिन डी एक जल में अविलेय विटामिन है, क्योंकि आपको पहले भी हमने बताया कि A, D, E और K जो है ये वसा विलेय होते हैं, ये जल में नहीं घुलते, ये वसा में घुलते हैं। B और C जल में घुलते हैं। तो अभी विटामिन डी कह रहा है, तो विटामिन डी जो होता है वो जल में अविलेय होता है, वसा में विलेय होता है। तो साथियों ये थे हमारे जैवाणु चैप्टर के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। तो आप इनको अपने स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइएगा ताकि सभी स्टूडेंट जो हैं इससे लाभान्वित हो सकें, इसका लाभ ले सकें और आने वाले केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो कर सके। इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।